दोस्तों, एल्डरली लोगों में हिप बोन फ्रैक्चर यानी कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, फैमिली के लिए और इवन पेशेंट के लिए भी। उसका रीज़न है कि इस एज में जब भी हिप का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी मीन्स ज़्यादा वक्त तक बेड पर रहना, या मोर्टेलिटी यानी कि जान का खतरा, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी हाई होती हैं इस फ्रैक्चर में। और कुछ ही सालों पहले तक ये माना जाता था कि अगर एल्डरली इंसान को हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो उनकी लाइफ अब ज़्यादा नहीं बची है। बट विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ अब हम इसमें बेटर कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अब पेशेंट चल भी पा रहे हैं, उनकी मॉर्बिडिटी भी कम हो गई है और उसी वजह से उनकी मोर्टेलिटी भी कम हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाकी हैं और अभी भी बहुत सारी, मैं कहूँगा कि गलतियां तो नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आ रहे हैं आपके सामने कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनका हमने क्या सोल्यूशन निकाला है एज ए हिप सर्जन। तो जब भी एल्डरली इंसान में फीमर फ्रैक्चर होता है तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स जो हम एंटिसिपेट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की जब सर्जरी करते हैं तो हमें लगता है कि पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ सकता है, या ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को कुछ कार्डियक इवेंट हो सकता है, यानी कि कोई हार्ट अटैक या इस तरह की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये पेशेंट जनरली डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी कोई हार्ट की प्रॉब्लम चल रही हो। सो दैट इज बिगेस्ट फेयर। फैमिली के मन में यही डर रहता है कि इससे अच्छा तो ऑपरेशन ना ही कराएं। तो ये एक डर सबसे बड़ा है। दूसरा एक होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि जब पेशेंट को हिप में फ्रैक्चर होता है, जब तक उसकी सर्जरी होकर पेशेंट चलना शुरू करता है तो वो एक पीरियड रहता है जिसके दौरान पेशेंट की काफ मसल्स में क्लॉट बन जाते हैं कई बार, और वो क्लॉट कई बार वहाँ से डिसलॉज होकर हमारे लंग्स, ब्रेन, हार्ट में कहीं भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अल्टीमेटली इट कैन रिजल्ट इनटू पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच इज ए फेटल कंडीशन, यानी कि पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर पेशेंट ज़्यादा दिन बेड पे रहेगा तो बेड सोर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं। जब बेड सोर हो जाता है तब हमें पता चलता है कि सारी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी है बेड सोर। और बहुत सारे प्रॉब्लम, पेशेंट फ्रैक्चर तो ठीक हो जाता है, इलाज भी हो जाता है, बट दे कीप ऑन सफरिंग बिकॉज ऑफ द बेड सोर। डेली ड्रेसिंग करना, नॉन हीलिंग, कई बार वो डीप हो जाते हैं, बोन तक चले जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, एंड मैनी पेशेंट्स सफ़र ओनली बिकॉज ऑफ बेड सोर्स। नेक्स्ट, जब पेशेंट ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, बेड पर लेटा रहता है, तो उनको चेस्ट या यूरिन में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक हैं। अगला चैलेंज है कि इन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं और मसल्स भी वीक रहती हैं, तो इनकी रिकवरी स्लो रहने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बार इन पेशेंट की सर्जरी होती ही नहीं है, या तो फैमिली मना कर देती है या डॉक्टर मना कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट फेयर। हम एज डॉक्टर्स, एज साइंटिस्ट, इस पॉपुलेशन यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन विद फ्रैक्चर नेक फीमर, इनके लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने कुछ इनका सोल्यूशन निकाला है कि आजकल हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्चर नेक फीमर। एल्डरली पेशेंट में जो ट्रीटमेंट मोडालिटी थी अब उसको हम चेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ और, इन पेशेंट्स में जो रिवीजन सर्जरी है दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि मान लो कोई 70 साल का आदमी है, 75 साल का आदमी है, उसमें कुछ ऐसी सर्जरी करें और बाद में वो फेल हो जाती है आफ्टर से 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो फिर उनकी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। 80 और 85 और 90 साल की उम्र में रिवीजन करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन है वो मिनिमम हो, वो बेड रिडन कम से कम वक्त तक रहें और उनको रिवीजन की तो कभी ज़रूरत ही ना पड़े। तो पहले बात करते हैं कि अब तक क्या हो रहा है। अब तक हमें बताया जाता है कि इनका हिप तो रिप्लेस होना चाहिए, हिप रिप्लेसमेंट इज द आंसर, करेक्ट। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट में जो ऑप्शंस दी जा रही है उनको दी जा रही है बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, यानी कि आपका सिर्फ बॉल टूटी है, बॉल को चेंज कर दीजिए, एसेटाबुलम इज फाइन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। सेकंड,
पेशेंट को बताया जाता है कि आपकी बोन वीक है, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए आपके केस में सिर्फ और सिर्फ सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक यानी कि वीक बोन में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट होल्ड नहीं करता है, तो इसलिए आपको सीमेंटेड ही किया जाएगा। जबकि इन दोनों से प्रॉब्लम है, बाइपोलर से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पेशेंट को फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और सीमेंट से दो तरह की मेन प्रॉब्लम है। नंबर 1, जब हम सीमेंट डालते हैं बोन में, लिक्विड स्टेट में डालते हैं, और ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन्स होती हैं उसमें जो चैनल्स होते हैं दे आर वेरी वाइड, समटाइम्स सीमेंट के कुछ पार्टिकल ब्लड में चले जाते हैं, एंड सीमेंट इज कार्डियोटॉक्सिक। तो अगर स्ट्रेस की वजह से और सर्जरी की वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से अगर पेशेंट को कार्डियक इवेंट नहीं हुआ, तो सीमेंट की वजह से जरूर हो जाएगा। सो वी आर बेसिकली एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग सीमेंट। तो हमें सीमेंट नहीं यूज करनी है। और बाइपोलर, जैसे मैंने बताया, जब सॉफ्ट बोन के अंदर बाइपोलर हम यूज करते हैं तो कई बार बाइपोलर जो कप होता है वो बोन के अंदर चला जाता है, या तो एसिटाबुलम की साइड या फीमर की साइड। फीमर की साइड जाएगा तो सिंक हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, पैर छोटा हो जाएगा। अगर एसिटाबुलम की साइड ऊपर जाएगा बाइपोलर, तो वो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा, पेशेंट बेड से उतर भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने अब बंद कर दी है। नो बाइपोलर, नो सीमेंट। तीसरी चीज़, ये जो भी सर्जरी की जाती है इनको आमतौर पर ओपन टेक्निक से किया जाता है। ओपन टेक्निक मीन्स बड़ा कट लगाया जाता है, मसल्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल सब कुछ डैमेज हो जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, और पेशेंट को कई बार आईसीयू में जाना पड़ता है, एंड मैनी ए टाइम्स ये पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए अब हमें ओपन सर्जरी भी नहीं करनी है। सो वी हैव कम अप विद MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि बहुत स्मॉल कट, नो ब्लीडिंग, नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 1 सेकेंड, वी हैव कम अप विद नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स, एंड ऑफ कोर्स बाइपोलर नहीं करेंगे, हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। सो दिस इज द आइडियल ट्रीटमेंट। एक फायदा मैंने बताया कि हम MIS कर रहे हैं, टिश्यू डैमेज तो कर ही नहीं रहे हैं, बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, कोई आईसीयू स्टे नहीं है। 1, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट को पेन नहीं, बिकॉज पेन इज अनदर स्ट्रेस। एक वीक बॉडी के ऊपर आप इतना पेनफुल एक स्ट्रेस डाल रहे हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, रिकवरी स्लो रहेगी। सीमेंट नहीं डाल रहे तो हमने ये वाला प्रॉब्लम एक्सक्लूड कर दिया। हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमने जो बाइपोलर की कॉम्प्लिकेशन थी, सिंकिंग की या पेन की, हमने वो भी खत्म कर दिया है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट कैसे होल्ड करेगा, वो तो लूज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि सीमेंटेड इम्प्लांट डालना आसान है ऑस्टियोपोरोटिक बोन में, इसलिए सभी लोग सीमेंटेड डाल देते हैं। बट विद एक्सपर्टाइज आप कितनी भी ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो उसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डाल सकते हैं। और जो पुराना कंसेप्ट था कि नॉन सीमेंटेड के बाद 1.5 से 2 महीना वेट नहीं डालना है, तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर हमें पेशेंट को बेड रिडन ही रखना है 2-3 महीने, तो फिर सर्जरी की भी क्या ज़रूरत है। हमने वो कंसेप्ट भी चेंज किया है कि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालना है, MIS टेक्निक से डालना है, लेकिन पेशेंट को अगले ही दिन पूरा वेट डालकर चलाना है। वी हैव टू मेक देम मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट एंड पेन फ्री विदाउट एनी रिस्क और पेन। तो दोस्तों, दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ट्रीटिंग फ्रैक्चर नेक फ्यूमर इन एल्डरली पेशेंट। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई पेशेंट हैं, आपकी फैमिली में कोई पेशेंट हैं, तो प्लीज़ ये सलाह ज़रूर लें, और कभी भी सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं करना, बाइपोलर नहीं करना, और ओपन टेक्निक से नहीं करना। अदरवाइज हम इन सर्जरी से फ़ायदे की बजाय पेशेंट का नुकसान ज़्यादा कर देंगे। आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ एक्सरे शेयर करें, रिपोर्ट शेयर करें। वी विल ट्राई टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच।